I'll just start the notepad. So please, आप भी अगर कर रहे हो तो साथ में करते चलो साथ में, okay? So in notepad, let's say I want to make the class as class input program. Okay, एक ऐसा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसका नाम है input program. By the way, is it raining in your area? No, sir. Okay, in my area it is heavily raining. काफी ज़्यादा बारिश हुई. Right. So class input program. In class input program, we have to make it as a main class. So I'll be making it as public static. I have to define the main method. Public static void main. Within bracket, I have to pass an argument called as args, and the data type is string. Okay. ये हम normally हर एक प्रोग्राम में यही करते हैं. Okay. अभी हमें क्या करना है? अभी हमें क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना है. ओके, सो यूजर से इनपुट लेने का जो अप्रोच है हमारा, that approach is called as scanner. Okay, so this program is called as, I'll just write down the title, write a program to take input from the user using scanner class. Okay, so this is the method. Okay, this is the way of writing a program. So this is my questions. Please write down the question. आज क्या हम सीख रहे हैं? तो हम जो सीख रहे हैं, we are taking the input from the user using scanner class. Okay, तो ये जो स्कैनर क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ पैकेज कॉल्ड एज java.util. ओके, सो ये पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, द स्टेटमेंट इज इंपोर्ट java.util. और एक्सप्लिसिटली अगर मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना है तो आई टू जस्ट राइट स्कैनर ओवर हियर. ओके, एंड आई विल हैव टू पुट सेमीकोलन ओवर हियर. या अगर पूरे के पूरे पैकेज को इंपोर्ट करना है तो आई टू जस्ट राइट अ स्टार ओवर हियर. ओके, ओके, मैंने स्टार लिखा, वो पूरा का पूरा पैकेज को इंपोर्ट कर देगा. जितने भी यूटिल के अंदर जितने भी क्लास है वो सारे के सारे क्लास इंपोर्ट हो जाएंगे. और अगर मेरे को सिर्फ स्कैनर चाहिए तो आई कैन राइट ऑफ स्कैनर ओवर देयर. सो इट डिपेंड्स ऑन मी whether I want to import all the whole package or just I want to import the scanner class. Okay, so it is dependent on me. So over here I've written star over there. Okay, so star का मतलब ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्लास उसके अंदर आ जाएंगे. इज इट क्लियर टिल नाउ? अभी तक समझ में आया क्या किया हमने? इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ वे Yes, ऑफ sir. इट इज अ वे ऑफ इंपोर्टिंग द पैकेज. ओके, सो पैकेज अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा. ओके, इट इज सिमिलर टू हैश इंक्लूड iostream.h जो आप लिखते थे, दैट इज सिमिलर ओवर हियर. Over here, instead of using hash include, we'll be using import java.util.star. Okay, so there are different packages. मैंने last time भी बताया था that by default there is a package which has been imported, that is java.lang. Okay, यहाँ पे java.lang ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ भी जाएगा और साथ में आपको util पैकेज भी यूज करना पड़ेगा बिकॉज util पैकेज हैज अ class which is called a scanner, और scanner का के अंदर there are different methods that will be using this particular program. Okay, so public static void means string args. हमने मेन प्रोग्राम लिख दिया. मेन प्रोग्राम के अंदर अभी मैंने बताया था util के अंदर there is a class called as scanner. Okay, so उस scanner के अंदर कुछ मेथड है जो हमें यूज करना है. ओके, so कोई भी क्लास के अंदर कोई मेथड को अगर हमें यूज करना होता है तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट. आई रिपीट अगेन द क्वेश्चन. In order to use the method defined in a class, how I can use the method of a class? How to use the method of the class? Object. Yes, Create exactly. object. So I have to create an object of which class? किसका किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे? Input program. इनपुट प्रोग्राम का. बट इनपुट प्रोग्राम का मेथड थोड़ी ना मेरे को यूज करना है, मेरे को स्कैनर का मेथड यूज करना है. तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? I have to take the input from scanner class. स्कैनर क्लास के पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड है जिसको यूज करके मैं इनपुट लूंगा.
तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे? जिधर स्कैनर का वैल्यू डालेंगे उधर। या सो बेसिकली स्कैनर करके क्लास है, देयर इज अ स्कैनर क्लास। इस स्कैनर क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज दैट स्कैनर हैज some method written into it which will help me in order to take the inputs. Okay, so object कैसे बनाते हैं? What is the syntax for creating an object? Do you guys remember? क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम। Yeah, so class name over here will be scanner because I'm making an object of scanner class space the object name. So object name is over here sc is equal to new scanner. Okay, again class name scanner and within bracket over here I will passing an argument. Okay, so argument का नाम है system dot in. Okay, so just write down this syntax for creating an object of scanner class. Object ऐसे हम create कर रहे हैं scanner class का. जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका नाम क्या है? SC. यूजिंग SC नाउ वी परफॉर्म द रेस्ट ऑपरेशन. ओके, जितने भी मेथड उसके अंदर डिफाइन है तो उसको यूज. स्कैनर का एस कैप्स में होगा। स्कैनर का S is capital. या स्कैनर इज अ प्री डिफाइंड क्लास whose class name is starting with capital S. ओके, सिमिलरली सिस्टम जो है सिस्टम का भी S is capital. तो सिस्टम डॉट आउट हो या सिस्टम डॉट इन हो, दोनों का S should be capital. ओके, सो ये आपका बन गया. अब मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ. ओके, आई जस्ट नीड टू पास अ मैसेज. ओके, सो द मैसेज इज एंटर अ वर्ड. ओके, सो एक मैसेज ये पास करना है मुझे. तो अगर कोई भी मैसेज मुझे पास करना है तो हाउ कैन आई प्रिंट दैट मैसेज? हाउ टू प्रिंट द मैसेज? सिस्टम सिस्टम डॉट डॉट आउट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट एल और मैं इसके अंदर लिखूंगा ताकि कोई भी यूजर अगर मेरा प्रोग्राम देखे तो पहले ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, एंटर एनी वर्ड. ओके, सो ये अगर मैंने लिखा तो यूजर को समझ में आया कि हाँ उसको एंटर करना है. ओके, अब यूजर को एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? यूजर जब एंटर करेगा तो उसको स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर में. सो इन ऑर्डर टू स्टोर इट, लेट्स से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ. ओके, स्ट्रिंग बिकॉज इट इज अ वर्ड सो आई बी यूजिंग अ स्ट्रिंग और उसका नाम मैं ए दे देता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा इनपुट. सो इनपुट लेने के लिए देखा SC ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा. सो विल बी यूजिंग SC ऑब्जेक्ट. SC ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? स्कैनर क्लास का है. सो SC डॉट नेक्स्ट is the method that I'll be using for taking the input from the user. Is it clear? Is it clear what is sc.next? sc.next क्या है? sc is an object जो मैं स्कैनर के लिए यूज कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे sc1 लिखता तो ये it would have become sc1.next because the object name is sc, so I'll be using sc over there. तो sc करके एक ऑब्जेक्ट लूंगा और उस ऑब्जेक्ट से there is a method called next. नेक्स्ट करके मेथड होगा जो कि प्री डिफाइंड है स्कैनर क्लास के अंदर. ओके, और ये मेथड किस लिए यूज करूंगा मैं? ताकि कोई भी एक वर्ड को मैं इनपुट ले सकूं. ओके, इन ऑर्डर टू टेक एन इनपुट एज अ वर्ड आई विल बी यूजिंग अ मेथड कॉल्ड sc.next. इज इट क्लियर? इज द लाइन क्लियर टू यू? Yes, sir. नाउ आई वांट टू प्रिंट व्हाट इज. ओके फाइन. सो सिस्टम पहले सबसे पहले जो लाइन है आपकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आरजीएस, मतलब बेसिकली ये लाइन से क्या होता है कि आपने मेन मेथड डिफाइन किया है. इसका मतलब बेसिकली द एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया हमने? क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है. इन ऑर्डर टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर आई विल बी यूजिंग अ क्लास. ओके, मुझे क्लास यूज करना पड़ेगा और उस क्लास का नाम है स्कैनर. ओके, just a second, I will start a PPT so that मैं वहाँ पे कुछ लिख के दिखा सकूँ. So basically क्या है? java.util
करके एक पैकेज है, ओके, देयर इज अ पैकेज कॉल्ड एज java.util, ओके। सो एक पैकेज के अंदर व्हाट इज अ पैकेज? पैकेज इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ओके। सो देयर वुड बी अ क्लास A, there would be some class B। class क्या होता है? class is nothing but a simple program, okay, कोई program लिखा हुआ है इसके अंदर। so there are numerous program that has been written into that particular package, okay। so वैसी एक class है, वैसी एक उस package के अंदर there is a class or a program by a name titled as scanner, okay। there is a class called as scanner। इस scanner class के अंदर, okay, when we now look into this scanner class, उस scanner class के अंदर there are multiple methods written down, okay। उसके अंदर कुछ मेथड लिखे हुए हैं, उस मेथड का नाम है, let's say the class is called a scanner। so एक क्लास स्कैनर के अंदर there are multiple methods that is been written down। तो एक मेथड का नाम है next, okay। एक मेथड का जो हम आगे देखेंगे that will be called as next int, okay। एक मेथड का नाम है next float, okay। एक मेथड का नाम है next line। so ऐसे कुछ मेथड डिफाइन है, ओके। इसके अंदर देयर आर सम मेथड्स दैट इज बीन डिफाइंड, प्री डिफाइंड है, ओके। आपको सिर्फ इस मेथड को यूज करना है, ओके। कोड रीयूजेबल करना है, कोड रीयूजेबिलिटी करना है। अब आपको क्या करना है? आपको एक खुद का प्रोग्राम लिखना है, ओके। यू वांट टू यूज यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम जिसमें मैं एक इनपुट लेना है मुझे, ओके। सो लेट्स से मेरा क्लास इज क्लास इनपुट, ओके। मेरे को एक इनपुट का प्रोग्राम लिखना है, सो द क्लास इज कॉल्ड एज इनपुट। इस क्लास के अंदर मुझे इनपुट लेना है। इन ऑर्डर टू टेक द इनपुट, उसका कोड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन स्कैनर क्लास, ओके। स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड है, बट स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर डिफाइंड है? कैन यू टेल मी वेयर इज स्कैनर क्लास प्रेजेंट, इन व्हिच पैकेज? java.util। java.util। सो ये क्लास के अंदर अगर मुझे स्कैनर क्लास को कॉल करना है, सो आई नीड टू इंपोर्ट अ पैकेज कॉल्ड एज java.util। सो सबसे पहली लाइन मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट java.util। ये किस लिए लिया? ताकि इसके अंदर जो भी पैकेज है, ओके, जो भी उसके अंदर क्लास है वो बाय डिफॉल्ट आ जाए, ओके। सो अगर आप स्टार लिख देते हो तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, स्कैनर भी आ जाएगा, ओके। अगर आपको स्कैनर लिखना है तो आप बाय डिफॉल्ट सिर्फ स्कैनर लिख के आप एक ही क्लास को कॉल कर सकते हो। इट इज अप टू यू, इट इज योर चॉइस, ओके। सो आपने java.util.scanner लिखा, उसके बाद आपने क्लास इनपुट लिखा, उसके बाद आप नॉर्मल अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना लिखना चालू करते हो। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने लिख के, ओके, आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हो। इन द मेन मेथड, in order to use these method, in order to use either next, next int, next float, next line, ये मेथड को अगर मुझे यूज करना है कोई भी प्रोग्राम के अंदर या कोई भी क्लास का कोई मेथड अगर मुझे यूज करना है, सो व्हाट हाउ आई कैन यूज दोस मेथड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का किस क्लास का? स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बाय अ नेम ऑफ एससी। और ये एससी से यूज करके आई कैन कॉल नेक्स्ट मेथड, आई कैन कॉल नेक्स्ट इंट मेथड, आई कैन कॉल नेक्स्ट float method, I can call next line method। basically है, समझ में आया? Yes sir। so मुझे SC ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा in order to create SC object, in order to make that object, the syntax is class name space object name is equal to new class name, and in parenthesis we have to pass an argument over there, okay। so ये argument क्यों पास करते हैं? because there is a concept of constructor, okay। ये constructor क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, ओके। सो दैट आर्ग्यूमेंट इज system.in, ओके। सो वो SC जब हमारा क्रिएट हो जाता है यूजिंग SC, नाउ वी कैन टेक द इनपुट। सो अगर इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग मुझे लेना है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड अगर मुझे लेना है, तो उसके लिए सिंटैक्स उसके लिए जो मेथड डिफाइन है दैट इज नेक्स्ट। अगर मुझे इंटीजर लेना है इट इज नेक्स्ट इंट, अगर मुझे फ्लोट वैल्यू लेनी है यूजर से तो इट इज नेक्स्ट फ्लोट, अगर मेरे को पूरी एक लाइन लेनी है, कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लेना है, उसके लिए मुझे नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा, ओके। सो विल जस्ट चेक आउट कि ये कैसे हो रहा है, समझ में आप सबको? सर अगर इंट का नेक्स्ट इंट डाला है और स्ट्रिंग पास किया है तो वहाँ पे एरर बताएगा? नेक्स्ट इंट में अगर मैंने स्ट्रिंग पास किया तो हाँ डेफिनेटली एरर दिखाएगा मुझे।
सो अगर आपने नेक्स्ट इंट पास किया, यूजर से इनपुट इंटीजर मांग रहे हो और आप वहां पे स्ट्रिंग पास करो, तो या डेफिनेटली इट विल क्रिएटिंग एन एरर। ओके, इट विल क्रिएट एन एरर। जस्ट चेक इट आउट, चेक करके देखते क्या एरर आता है कि नहीं आता है, क्या है, सब कुछ देखते हैं हम लोग। अभी तक फिलहाल समझ में आया क्या किया हमने इस प्रोग्राम में? सो सबसे पहली लाइन क्यों लिखा हमने, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन इसलिए लिखी है हमने ताकि हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना सके। ओके, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है हमें? ताकि उसके अंदर जो मेथड डिफाइंड है sc.next, ये मेथड को हम कॉल कर सके, और इस मेथड से कॉल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी हम इनपुट पास करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट अगर आप पास करोगे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज a। क्लियर है यहाँ तक? Is it clear? Yes, sir. Now we need to just print the value. So whatever the input has been passed by the user, अब क्या करेगा, प्रोग्राम के हिसाब से उसको प्रिंट करना है। सो इन ऑर्डर टू प्रिंट दैट थिंग, आई जस्ट नीड टू राइट डाउन system.out.println, and over here I will write the value or the user has said. Okay, so whatever the user has said, that would be printed. So क्या बोला यूजर ने? So I just need to print the value of a. So a में store होगा जो भी यूजर ने बोला होगा, so that is a. Okay, so I'll just write down plus a over there. Okay, I will save the program. Program का नाम is input program dot java. Okay, I'll save the program. उसके बाद I have to start the command prompt. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, किस ड्राइव में जाना है मुझे? Say it fast. The program is stored in which drive? D drive. D drive. So I'll go in D drive. Inside D drive, the program, there is a folder called as Java program. Okay. So we are inside the Java program folder. Now I need to set the path first. Okay. मुझे पहले path set करना होता है, but since we have changed the environment variable, so मुझे अभी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं, इट हैज बीन ऑलरेडी बीन डन। ओके, सो वो वाला पार्ट पूरा हो चुका है। सो जिसके उसमें अगर ये प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल, प्लीज चेंज द पाथ। ओके, जिन्होंने कैसे सेट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द वीडियो, यू कैन चेक आउट ऑन टू द गूगल क्लासरूम एंड यू कैन सी हाउ इट कैन बी डन। ओके, सो अभी हमें ऑलरेडी पाथ सेट हो गया, तो हम डायरेक्टली कंपाइल कर सकते हैं। सो कंपाइलेशन का स्टेप क्या है, हाउ टू कंपाइल अ प्रोग्राम? What is the step for that? Java C and file name. Java C and file name. So file name is input. I'll press the tab, so automatically input program.java आ गया यहाँ पे। Okay, I'll just press enter. So there is no error. Okay, it means the program has been compiled successfully. I just need to run it now. Okay, so मैं क्या लिखूँगा, Java space the file name. Or the main class name. So main class is name input program. I'll remove the class over here. So सिर्फ इतना रहेगा। नॉर्मली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते थे, यहीं पे इनपुट पास करते थे। ड्यूरिंग द कमांड लाइन पे ही मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना होता था, बट ओवर हियर वी डोंट हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। विल जस्ट प्रेस एंटर एंड नॉर्मल एग्जीक्यूशन जहाँ पे भी इनपुट मांगेगा, जहाँ पे भी sc.next या next int होगा, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। It will take the input from the user. Once the user passes, then आपका normal execution will get started. Okay. हम press करते हैं तो उसने पूछा enter any word. So I'll say hello. Okay. तो मैं hello एक message pass करता हूँ, which is as a user I'm passing the input. Okay. I'll press enter. So the program will say that the user has said hello. इससे clear, समझ में आया कैसे program execute हुआ? Is the output clear to you? Yes, sir. Okay, so I'll just repeat again. पहली line enter any word कैसे आया? Program execution हुआ main method से. Okay, so main method create हो गया। उस main method के अंदर there is an object that has been created by a identifier called as sc. sc नाम का एक object बना। ये object किस class का है? Scanner class का। Okay, उसके बाद हमने print किया enter any word. सो ये प्रिंट ऑटोमेटिकली, ये वाला जो प्रिंट है आपका एंटर एनी वर्ड, ये मैसेज पहले सबसे पहले लाइन प्रिंट हो जाएगी। सो इट इज बीन प्रिंटेड एंटर एनी वर्ड। ओके,
अब क्या हो रहा है कि sc.next मेथड से यूजर से इनपुट लिया जा रहा है. सो एंटर एनी वर्ड के बाद इट इज आस्किंग फॉर द इनपुट, और वो वहां पे वेट कर रहा है एक यूजर के इनपुट के पास होने का. सो इट इज बीन आस्किंग अस टू प्लीज एंटर एन इनपुट. सो वी हैव पास्ड एन इनपुट कॉल्ड एज हेलो. ओके, और ये जो हेलो है इट हैज बीन पास्ड टू अ वेरिएबल कॉल्ड एज स्ट्रिंग ए वेरिएबल को पास हो गया. अब ए के अंदर क्या आ चुका है, हेलो आ चुका है. अब हमें उस हेलो को प्रिंट करना है, तो मैंने कैसे प्रिंट किया, system.out.println, और ये वाला जो मैसेज है आपका द यूजर हैज सेंड, वो प्रिंट हुआ प्लस द वैल्यू ऑफ ए. सो ए के अंदर जो भी स्टोर होगा वो प्रिंट होगा. सिंस ए हैज स्टोर्ड अ वैल्यू कॉल्ड एज हेलो, सो नेचुरली ये वाला जो लास्ट वाला जो मैसेज है व्हिच इज द यूजर हैज सेड हेलो, दैट वुड बी प्रिंटेड. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके. नाउ मैं एक काम करता हूँ, दो नंबर लेता हूँ और दोनों नंबर को ऐड करके देखता हूँ. ओके, आई नीड टू टेक टू नंबर्स, आई नीड टू परफॉर्म द एडिशन फॉर. ओके, सो नेचुरली तरीका क्या है, एंटर. I'll just change over here only, instead of writing the whole program again. Enter the first number. बराबर बराबर. अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर को करने के लिए I'll be using a variable called as int a, और instead of using sc.next, next में क्या करेगा, it will take the input as a string format. I have to take the input as integer now. So ये क्या आएगा यहाँ पे, Next int. next int with I as capital over here. Okay, just remember that. So sc.next int यहाँ पे आएगा. Okay, इस मेथड ऑफ पासिंग, मतलब दो वर्ड को अगर आपको कॉन्कैट करना होता है जावा के अंदर, या दो मेथड के अंदर दो वर्ड का नाम होता है, जैसे कि नेक्स्ट इंट या इनपुट प्रोग्राम अगर आप देखते हो यहाँ पे. ओके, सो जब भी आप ऐसा दो वर्ड को अगर कंबाइन करते हो तो हमेशा आपको कैमल केसिंग फॉलो करना पड़ता है. ओके, सो कैमल केसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कैमल की जो पीठ होती है, ओके, दैट पीठ इज फ्लैट एंड देन उसका मुंडी आता है. सिमिलरली जब आप देखते हो, मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक बार सिर्फ एक पीपीटी के हेल्प से एक बार समझा देता हूँ. इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट क्रो नोटेशन जो हमने लास्ट में पढ़ा था डीबीएमएस में, इट इज सिमिलर, समवॉट सिमिलर टू दैट. ओके, सो कैमल केसिंग क्या होता है कि जैसे भी अगर मैं कोई भी दो वर्ड मुझे ऐड करना है, ओके, जैसे कि इनपुट रीडर, ओके, करके एक मेथड है, लेट्स अज्यूम देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज इनपुट रीडर. ओके, सो ये जो इनपुट रीडर जो है उसका जो आई एन पी, ये पूरा का पूरा जो केस है दैट इज स्मॉल, एंड देन जो सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज मेड एज कैपिटल. ओके, so it always follow this approach. Okay, so this approach is called as camel casing approach. Why camel casing? Because camel का जो पीठ होता है पहले that is flat, and then we get a neck, and then we get again a flat surface. So that is why this approach of passing an input, or this approach of writing down your casing is called as camel casing. Okay, so just remember that. Future में कभी किसी ने पूछ लिया या कंपनी में गए या वहाँ पे किसी ने पूछा ऐसा क्यों लिखते हैं, so that approach of writing the first word as whole small and the second word the first letter as capital, that approach is called as camel casing. Okay, is it clear? समझ में आया? So Java always uses the approach of camel casing. So next int या next float या next display या कुछ भी अगर ऐसा मेथड होगा जिसके अंदर दो वर्ड का यूटिलाइजेशन है, the first letter or the first word will be complete small letter. So next का जो पहला जो वर्ड है आपका वो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर मिलेगा आपको. int which is your second word, उसका जो पहला लेटर होगा that would be made as capital. Okay, so this approach is called as camel casing, though it is not important, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको. Okay, so अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट int से मैंने जो इनपुट था वो अब इंटीजर का इनपुट जो था वो मैंने a को पास कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, यही चीज दोबारा लिखूंगा और सेकंड इनपुट लूंगा यूजर से. So I'll just copy this same step and I will just paste it over here. So instead of the first number, I'll be entering the second number now. And instead of the variable a repeating again, I'll be using a variable called as b. समझ में आया मैंने क्या किया ये दो लाइन में? I've taken the first number. I've asked for the input from the user. User has passed input and stored the value into a variable called as a. सेकेंड लाइन पे मैंने क्या किया, एंटर द सेकेंड नंबर, वो डिस्प्ले कराया. फिर यूजर से बोला कि सेकेंड नंबर एंटर करो. यूजर ने वो एंटर किया और उसको मैंने स्टोर किया बी के अंदर. अब मेरे पास ए के पास भी वैल्यू आ चुकी है और बी के पास भी वैल्यू आ चुकी है. आई जस्ट नीड टू डू व्हाट, ऐड दोस वैल्यूज. सो मैं क्या करूंगा, इंट सी ले लूंगा, एंड सी विल बी इज इक्वल टू a प्लस
Okay, and then I just need to print the value of C. So I'll write down over here the addition of two number is, what is the value of it? What should I print over here? C. C. I'll just save the program. Program को save करता हूँ. I'll just go back to my. सर हाँ, क्या हो गया? सर अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगे तो ABCD 26 अगर वैल्यूज होंगे तो फिर ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा. हाँ, जितने वैल्यूज अगर आपके होंगे और वो वैल्यूज अगर साइमल्टेनियस यूज हो रहा है, आपका एक साथ यूज हो रहा है, इन दैट केस आपको डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करना ही पड़ेगा. सो आई हैव टू यूज A to Z, या अगर वो A to Z अगर आपको नहीं यूज करना तो A1 से लेके A26 करके आप वेरिएबल बना सकते हो. तो इट इज अप टू योर ओन चॉइस कि आप कितना वेरिएबल बनाना चाहते हो. जितना अगर आपको लगता है कि एक साथ उतने सारे वेरिएबल एक साथ साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं, अभी फिलहाल मेरे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर मुझे 3 वेरिएबल लगेगा. So I have to create 3 variables. Without creating 3 variables, I cannot work on the data directly. Okay? या तो एक तरीका क्या है, a प्लस डायरेक्टली मैं कुछ वैल्यू पास करूं, बट उसमें क्या होता है कि एक जो वैल्यू है वो मैं यूजर से नहीं ले रहा हूँ और एक वैल्यू यूजर से ले रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा. बट माई प्रोग्राम इज दैट आई हैव टू टेक बोथ इनपुट फ्रॉम द यूजर. सो दोनों इनपुट अगर मुझे यूजर से लेना है तो उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल भी मेरे को 2 लगेगा ही लगेगा. और फाइनली उनका अगर कैलकुलेशन करना है तो मैं तीसरे वेरिएबल में कर सकता हूँ कैलकुलेशन. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आई विल परफॉर्म द कंपाइलेशन स्टेप अगेन. सो जावा सी, since the program title was similar, which is input program, I will do this step again. कंपाइल कर दिया मैंने. कंपाइल द प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली. सो अब मैं सिर्फ उसको रन करता हूँ. ओके, सो रन करने के बाद can you tell me what would be the first line that would be displayed after पहला after running it, display क्या होगा? Enter the first number. So the first thing that would be displayed is enter the first number. उसके बाद क्या होगा? फिर वैल्यू डालेंगे. फिर वैल्यू डालेंगे, मतलब यूजर वैल्यू डालेगा. ये वैल्यू किस लिए डालेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो कमांड है sc.nextInt, सो यूजर हैव टू पास दैट वैल्यू. और ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा? A में. सो हम वैल्यू डाल रहे हैं, लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम 10th वैल्यू पास कर रहे हैं. ओके, देन फिर क्या प्रिंट होगा? उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? एंटर द सेकंड नंबर. एग्जैक्टली. सो अगली लाइन में प्रिंट होगा एंटर द सेकंड नंबर. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड नंबर की वैल्यू डालेंगे. तो सेकंड नंबर की वैल्यू हमें एंटर करना है. सो अगेन लेट्स से 10 पास कर दो. उसके बाद क्या प्रिंट होगा? The addition of two numbers is 20. So the addition of two numbers will be 20. So ये आपका प्रिंट होना चाहिए. We'll just check it out कि ये हो रहा है कि नहीं. Okay, so it is asking for the first number to be entered. Okay, so I'm entering 10. I'll press enter. It is asking now to enter the second number. So I'm entering 10 again. Okay, so the output that is getting is the addition of two numbers 20. is it clear? समझ में आया? Yes sir. Okay, अभी आपने बोला था कि अगर मैं sc.nextInt के अंदर अगर मैंने लेट्स से स्ट्रिंग पास करता हूँ तो क्या होता है? ओके, सो जस्ट चेक इट आउट. आई विल जस्ट चेक इट आउट. एंटर द फर्स्ट नंबर. आई एम पासिंग सम स्ट्रिंग इनटू इट. ओके, सो इट इज थ्रोइंग व्हाट? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब क्या बोला था लास्ट में? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर. ओके, एरर क्या होता है? कंपाइल टाइम पे अगर कोई आप गलती करते हो, सो ड्यूरिंग दैट, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में गलती है. बट आपके प्रोग्राम में गलती कुछ नहीं है. गलती कहाँ पे हो रहा है? यूजर जो इनपुट पास कर रहा है, या तो यूजर गलती कर रहा है, ना कि प्रोग्रामर गलती कर रहा है. अगर यूजर गलती करता है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन. ओके, एंड इफ प्रोग्रामर इज डूइंग सम मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल एरर, एंड दैट इज एरर एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे सिंस यूजर इज गिविंग एन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, देयर इज अ एक्सेप्शन कॉल्ड एज इनपुट मिसमैच. तो इनपुट मिसमैच जो हो रहा है आपका, वो क्योंकि उसका इनपुट का जो टाइप था वो इंटीजर था और आप पास करो इसके अंदर स्ट्रिंग, सो देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज बीन क्रिएटेड, और वो यूजर को इन्फॉर्म करेगा कि आप ये गलती कर रहे हो. तो कृपया, आपके प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है. एज अ यूजर यू आर डूइंग अ मिस्टेक. फॉर एग्जांपल, अगर यूजर नेम और पासवर्ड फेसबुक पे अगर आपको पूछा जाता है और वो पासवर्ड आप बहुत छोटा सा डालते हो, या 1 या 2 पासवर्ड डालते हो, या यूजर नेम में अगर आप, या ईमेल आईडी जो आप पहले डालते हो, उस ईमेल आईडी आपका इनवैलिड होता है या उसमें @ कभी नहीं आता है, तो हमेशा एक वहाँ पे मैसेज आता है इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड. ओके,
तो ये कैसे मैसेज आता है, इसका मतलब यूजर कुछ गलती कर रहा है, प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, यूजर को समझाने के लिए we have to pass a message. Similarly, Java also gives you a message, and that way of passing an input or that way of giving a message is called as exception. Okay, so exception का मतलब क्या होता है कि the program does not have any error. Program में कोई गलती नहीं है. The गलती is on the user side. Okay, is it clear? Yes sir. Okay. So that is the way of passing an input. तो हमने ये सीख लिया. सर प्रोग्राम लिखते वक्त कमेंट्स डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं. तो अगर कमेंट डालना है आपको तो आप बेसिकली डबल स्लैश में कमेंट लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, ओके, हेलो, या तो दैट वुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. ओके, अगर सिंगल लाइन का कमेंट लिखना है तो आप डबल स्लैश पे कर सकते हो. ओके, जैसे मान लो मेरे को एडिशन करना, नहीं एडिशन नहीं, एक और वेरिएबल लेना है, लेट्स से इंट डी ले रहा हूँ मैं. ओके, बट इस इंट डी को मेरे को यूज ही नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल स्लैश कर दूंगा. ओके, सो इट वुड बिकम नाउ अ कमेंट. मैं इसको सेव कर लेता हूँ और प्रोग्राम के अंदर जाता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ. सर स्लैश अलग है. ओह सॉरी, it's one more. Yeah. So it is not the backward slash, it is the forward slash. Okay, so my mistake, I have written the backward slash before. Okay, so अगर आप forward slash लिखते हो, दो forward slash बनाते हो, तो पूरी की पूरी एक लाइन जो है आपकी वो क्या होगी, basically that whole line will be made as a comment. Okay, so अगर let's say मेरे को ये enter the first number मुझे नहीं प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ पे दो लाइन लगा दूंगा. Okay, I'll just save the thing and without asking for the first line to be printed, मुझे डायरेक्टली इनपुट पास करना पड़ेगा. ओके, तो मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, कंपाइल करता हूँ इसको. इट इज बीन कंपाइल, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो एंटर द फर्स्ट नंबर पहली लाइन प्रिंट नहीं हो, बट मुझे पता है एज अ प्रोग्रामर कि मुझे पहला नंबर प्रिंट एंटर करना है. सो आई एम एंटरिंग 10 ओवर हियर. आई प्रेस एंटर, देन इट इज आस्किंग फॉर द सेकंड नंबर. सो सेकंड नंबर मैं 20 पास करता हूँ. सो 10 + 20, द रिजल्ट विल बी 30. इज इट क्लियर? सो कैसे कमेंट करना है? यस सर. अगर आपको मल्टीपल लाइंस पे कमेंट करना है तो आपका द सिंटैक्स इज कि स्टार या एस्टेरिस्क देन स्लैश. ओके, और इसके बीच में जो भी आप कमेंट लिखते हो, उसके बाद दूसरी लाइन पे कमेंट लिखते हो, तीसरी लाइन पे कमेंट लिखते हो, और उसके बाद आपको फिर से स्लैश एस्टेरिस्क स्लैश एंड देन एस्टेरिस्क. ओके, दिस इज हाउ यू राइट अ मल्टी लाइन कमेंट्स. ओके, तो अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ बीच में पैराग्राफ लिखना है कोई चीज समझाने के लिए किसी को, तो आप ऐसा लिख के प्रोग्राम को लिख सकते हैं. या अगर आपको एक एक लाइन का लिखना है तो आप डबल स्लैश यूज करके आप एक एक लाइन का कमेंट लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, so yes, the comments are there. You can write down the comments in Java. No issues with that. Fine. So do you know how? Can you write down now program to take the input from the user? Yes sir. Okay. So this is the approach of taking the input from the user, and that approach is called as through a scanner class. Okay. So scanner class is present inside which package? Tell me fast. Java.util. Java.util. There is a class called a scanner. Inside that scanner, we are having multiple methods. Okay. So there are different methods. So जो भी integer या जो भी data type आपको लेना है, उससे prior you have to use next. So अगर आपको integer लेना है तो it is next int. आपको float लेना है तो next float लेना है. अगर आपको character लेना है तो next char लेना है. Okay. So let's say अगर मेरे को एक character अगर लेना है, तो char a करके मुझे अगर value pass करनी है a के अंदर, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट कैर करके मेथड यूज करना पड़ेगा. ओके, और अगर मेरे को पूरी कंप्लीट लाइन लेनी है, ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूजर को बोलना है system.out.println एंटर अ लाइन. ओके, सो मैं अगर पूरी लाइन लेना चाहता हूँ, ओके, सो नॉर्मली स्ट्रिंग के अंदर आना चाहिए पूरी लाइन, बट इसके अंदर नहीं आ पाता है. ओके, स्कैनर के अंदर इफ यू यूज अ मेथड कॉल्ड एज जस्ट नेक्स्ट मेथड. ओके, तो यूजर से हम इनपुट मांग रहे हैं और वो इनपुट एक कुछ भी एक सेंटेंस लिख के दे मुझे. ओके, और मुझे उसको वैल्यू स्टोर करना है ए के अंदर. ओके, सो मैं स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू नेक्स्ट लिखता हूँ और फिर फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट
print सर and then SC डॉट नेक्स्ट आएगा ना? हाँ सॉरी मैं आई विल जस्ट डू दैट अगेन। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सिर्फ मैं जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो मैं सिर्फ उसी को प्रिंट करता हूँ डायरेक्टली, ओके। और यहाँ पे sc.next हो गया। सो sc.next से मैंने नेक्स्ट मेथड को कॉल किया और यूजर जो भी वैल्यू पास करेगा वो मैं डिस्प्ले करूंगा, ओके। सो आई जस्ट सेव इट एंड गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे आने के बाद आई विल जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम अगेन। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब मैं इसको रन करूंगा। सो इट इज आस्किंग टू एंटर मी अ लाइन, सो मैं लिख रहा हूँ हेलो वेलकम टू द जावा कोर्स, ओके। और मैं इसको प्रिंट करूंगा यही लाइन को, बट प्रिंट क्या हो रहा है, सिर्फ हेलो हो रहा है, सिर्फ एक वर्ड प्रिंट हो रहा है, ओके। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग sc.next इट विल जस्ट टेक अ वन वर्ड ओनली। अगर आपको पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करानी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट लाइन का जो एल होगा दैट वुड बी मेड एज कैपिटल, बिकॉज वी आर फॉलोइंग व्हिच केसिंग, वी आर फॉलोइंग व्हिच कैमल केसिंग, ओके। सो नेक्स्ट लाइन अगर आपने डाल दिया, आप इसको सेव करो, आप इसको सेव करो, वापस प्रोग्राम में जाओ। अब आप इसको कंपाइल करो फिर से, इट हैज बीन कंपाइल्ड। मैंने इसको अब रन करना है, रन करने के लिए इट इज आस्किंग फॉर द इनपुट। सो इनपुट में मैं पास कर रहा हूँ हेलो वेलकम टू द जावा कोर्स। नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग द फर्स्ट वर्ड इट वुड प्रिंट द होल लाइन। इज इट क्लियर? Yes sir. So the difference between next line and next is that in next it will print only one word, okay, and in next line it will take the whole line as the input. Fine with that? Yes sir. Okay. Now we'll go to the next program. The next program is called as, write down the next title as the control statement in Java. Okay. Write down the next. Yes. नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट इंट में कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं क्या पैरेंथेसिस के अंदर? नहीं, वहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेथड है ना उस मेथड के अंदर देयर इज नो पैरामीटर दैट इज बीन डिफाइंड, ओके। फॉर एग्जांपल पैरामीटर तभी पास करोगे जब बाय डिफॉल्ट उस मेथड के अंदर पैरामीटर पास करना होगा। फॉर एग्जांपल ऐड करके अगर मैंने मेथड डिफाइन किया और उसके अंदर अगर मैंने दो पैरामीटर लिया है, इंट ए और इंट बी, ओके, अगर मैंने ऐसा एक मेथड डिफाइन किया है तो जब भी मुझे ऐड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, सो लेट्स से sc.add करके मेथड में कॉल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मुझे दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सो 5,5 मुझे देना पड़ेगा, तभी जाके a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर ये पैरामीटर डिफाइन ही नहीं है, अगर ये पैरामीटर इज नॉट देयर एट ऑल, सो इसका मतलब मुझे पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। So that is why sc.next line या sc.next int जो आप पूछ रहे थे, उस मेथड के अंदर which is been defined in scanner class, उस मेथड के अंदर कोई पैरामीटर है ही नहीं, so we don't have to pass any parameter over there. Okay. Fine. So जो next topic हम पढ़ने जा रहे हैं, write down the heading as the control statement in Java. Okay, so what is control statement? Control statement का मतलब क्या होता है? What is control statement? Can you tell me? Can any of you tell me what is control statement? What is control statement? Any wild guesses? Means it tells that whether the statement will be executed or not. Okay. Basically, it controls the flow of the program. Okay, so program का जो flow है, उस flow को जो control करना है, that is done by some control statements और control instructions की मदद से आप flow execute करोगे। Normally program execute कैसे होता है? How does a normal program execute? Line by line. Line by line. So पहले अगर आप इस program में देखोगे तो main method आपका execute हुआ, उसके बाद scanner का एक object बना, उसके बाद ये वाली line print हुई, enter a line. पहले ऐसा नहीं हुआ कि एंटर अ लाइन पहले हुआ उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, पहले क्योंकि आपने लाइन पहले क्या लिखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज यू हैव रिटन स्कैनर sc.new स्कैनर, अगर आप चाहो तो आप इस चीज को कट करके इस लाइन के बाद भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इस चीज को लिख सकते हो, क्योंकि जब तक sc को यूज कब करना है,
नेक्स्ट लाइन के टाइम पे जब आप उसको कॉल करोगे नेक्स्ट लाइन को, उससे पहले आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, सो वो या तो पहले लाइन में बन जाए, सेकंड लाइन में बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन, आई जस्ट कट इट, ये लाइन अगर इस मेथड के बाद अगर आप लिखते हो तो क्या होगा, एरर होगा। कहाँ पे एरर होएगा, कहाँ पे एरर होगा? ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है तो फिर ए में एग्जैक्टली बिकॉज द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। तो पहले एंटर अ लाइन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है इस लाइन के अंदर। सेकंड में इट इज आस्किंग टू स्टोर द वैल्यू इनसाइड ए विद द हेल्प ऑफ एससी ऑब्जेक्ट, बट एससी ऑब्जेक्ट तो बना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ऐसी कोई लाइन नहीं है, वो लाइन तो बाद में है। तो बाद में बना के फायदा क्या, जब आप पहले वाली लाइन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओके, so always remember the flow of writing a program is very important in Java, because always the execution start from the first line and it will keep on incrementing, it will keep on going into line by line execution, हमेशा line by line execution होता है। Okay, so that line by line execution ये कैसे होता है, because जब आप कंपाइलर की बात करते हो, जब आप असेंबलर की बात करते हो, जब आप एक्चुअल प्रोसेसर की बात करते हो, so उस प्रोसेसर, उस कंपाइलर, उस असेंबलर के अंदर there is a register called as PC। ओके, एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है PC। ओके, सो आप कोई भी प्रोसेसर उठा लो, वेदर इट इज राइजन प्रोसेसर, वेदर इट इज इंटेल का प्रोसेसर, ओके, i3, i5, i7, कोई भी प्रोसेसर उठा लो, तो उसके अंदर एक रजिस्टर आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। दैट रजिस्टर इज कॉल्ड एज प्रोग्राम काउंटर। ओके, सो ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये हमेशा एड्रेस जो होता है वो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस देता है। ओके, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो प्रोवाइड करता है। सो व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन व्हिच इज बीइंग करेंटली डन, अगला जो इसका एड्रेस होगा, अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एक्सेस करना है आपको, उसके लिए हमेशा वो इसको इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। सो व्हेनेवर इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, इसका मतलब हमेशा नेक्स्ट लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड, उस लाइन के बाद फिर नेक्स्ट लाइन, उस लाइन के बाद फिर से नेक्स्ट लाइन। तो दैट इज डन बाय अ रजिस्टर कॉल्ड एज प्रोग्राम काउंटर। ओके, सो सिमिलरली जावा के अंदर भी एग्जीक्यूशन जो होता है आपको, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। अगर आपको नॉर्मल एग्जीक्यूशन से फ्लो को आपको चेंज करना है, यू वांट टू चेंज द नॉर्मल एग्जीक्यूशन समहाउ, आपको ये एक सेट ऑफ कोड को स्किप करके आपको दूसरे सेट ऑफ कोड पे जाना है। सो दैट इज डन बाय द कंट्रोल स्टेटमेंट। सो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट को लिखा जाता है जिससे क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल फ्लो है वो ब्रेक डाउन हो करके कुछ और तरीके से उसको आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट टेक द प्रेजेंटेशन अगेन। ओके, तो अगर मेरा एक नॉर्मल प्रोग्राम है, ओके, लेट्स से अ प्रोग्राम व्हिच इज नॉर्मल और व्हिच इज लाइन बाय लाइन, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हमेशा लाइन बाय लाइन इस फ्लो में होगा। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, लेट्स से अगर मेरा एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आ गया, देयर इज अ इफ स्टेटमेंट दैट कम्स ओवर हियर। इफ के आगे क्या होता है, कंडीशन होता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट लाइन, एल्स क्या होगा, इट विल स्किप दिस लाइन, राइट। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इट विल स्किप द नेक्स्ट लाइन और वो क्या करेगा, आगे वाले कोड पे चले जाएगा। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इस केस में एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है और यहाँ से जंप करके नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। इज इट क्लियर? आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। ओके, सो आपने क्या किया, आपने नॉर्मल फ्लो को आपने ब्रेक कर दिया, आपने नॉर्मल फ्लो को जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन था उसको चेंज कर दिया। तो चेंज करना कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। एक और कंट्रोल स्टेटमेंट है व्हिच इज कॉल्ड एज फॉर लूप। डू यू गाइस नो व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप पता है ना? सो फॉर इंट a is equal to let's say 0, okay, उसके बाद a is less than 5, a plus plus, ये कितनी बार चलेगा ये लूप? 4 times. 4 times or 5 times? Sir, a is less than 5 or less than equal. Okay, so it will execute for 4 times. So इसके अंदर जो भी let's say मैंने पहले लाइन नहीं सर, execute 5 की, times. 5 times पक्का? 0 से है ना? Okay, so we'll just 4 take it. टाइम भी चलेगा, हाँ, 4 times. 4 4 times। टाइम भी चलेगा। 4 पहले a की वैल्यू 0 है, उसके बाद a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 2 होगी, a की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू 4 होगी, यानी कितना हो गया, 5 हो गया ना। 5 times.
So it will run for 5 times, not for 4 times. Okay. If a was equal to 0 and it was less than 5, in that case it would be 4 times. Okay. We'll just check it out. अभी फिलहाल वो समझना नहीं है, अभी हमारा फ्लो समझना है. ओके. सो लेट्स से अगर मेरा एक पहला लाइन मैंने लिखा, दूसरा लाइन कोड लिखा, तीसरा लाइन का कोड लिखा, फिर फॉर लूप डाल दिया मैंने. ओके. और ये फॉर लूप मैंने लेट्स से 5 टाइम्स के लिए फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना. इस फॉर लूप के अंदर आई हैव क्रिएटेड लेट्स से 4 लाइन का कोड. ओके. सो ये फॉर लूप के अंदर मैंने 4 लाइन का कोड लिखा. उसके बाद फिर से नॉर्मल एग्जीक्यूशन आपका चालू हो गया. सो व्हाट वुड बी द फ्लो ऑफ इट? प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा? पहले 3 एग्जीक्यूट होगी, पहले 3 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आप ये 4 लाइन को एग्जीक्यूट करोगे, फिर 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 ये 4 लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप वापस नीचे आओगे. इज इट क्लियर? इज द फ्लो क्लियर टू यू? Yes, sir. So this is called as Yes. looping. This is called as looping or this is called as iteration. Okay. So loop करने का एक तरीका होता है. एक तरीका होता है कि आप skip कर दो. So that is called as conditional statement. एक तरीका ये होता है कि अगर आप ये loop को suddenly break करना है, okay? अगर आपको ये break करके program को उधर ही खत्म कर देना है, so that is called as break statements. Okay. So there are multiple ways of controlling the flow of a program. Okay. So अगर by chance मान लो यहाँ पे अगर आपने break लिख दिया होता, तो ये वाला जो नीचे वाला जो एग्जीक्यूशन था वो होता नहीं, आपका एग्जीक्यूशन इधर ही एंड हो जाता. ओके. आपका प्रोग्राम इधर ही टर्मिनेट हो जाता. तो आपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन को आपने हॉल्ट कर दिया. तो somehow or some other, if a normal program which is being executed line by line and that execution will be altered or will be changed, that flow of the program will get changed. That flow of program will get changed because of control statements. Okay. So Java has 3 different varieties of control statement. Just make a note of it. So control statement जो Java में है उसके अंदर 3 varieties है. Okay. So what are the 3 varieties that we have? The first one is called as the conditional statement. Conditional. Okay. The second one is called as iteration statement. And the last one is called as break statement. Okay. तो 3 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर. एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होता है इटरेशन स्टेटमेंट और एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट. ओके. ब्रेक स्टेटमेंट बोलो या जंप स्टेटमेंट बोलो, आई थिंक जंप वुड बी मच बेटर कंपेयर टू ब्रेक. सो जंप स्टेटमेंट. सो जंप स्टेटमेंट मतलब एक जगह से अगर आपको जंप करना है दूसरी जगह पे, तो उसके लिए जंप स्टेटमेंट होता है. जैसे कि एक मेथड के अंदर देयर इज अ सिंटैक्स कॉल्ड एज रिटर्न करके होता है. ओके. सो रिटर्न मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, इट वुड गो बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके. सो जैसे कि अगर आपने लेट्स से एक प्रोग्राम डिफाइन किया, उस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन आपका नॉर्मल हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है. ओके. अगर सडनली बीच में ऐड करके मेथड आ जाता है, देयर इज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज ऐड. सो प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ तक एग्जीक्यूट बराबर करेगा, बट यहाँ से जंप करके कहाँ पे चले जाएगा, ऐड के पास. ऐड का प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड. As soon as add get executed, यहाँ पे there will be a syntax called as return. Okay, it will call a function or call a statement called as return. Return आते ही क्या होगा, यहाँ से return जो यहाँ से जो कंट्रोल है आपका वो छूट के वापस add के नीचे आ जाएगा, next line to the add, और फिर यहाँ से आपका normal execution start होगा. Is it clear? So such type of statement is called as jump statement. Okay, so control statement जो है वो 3 broader statement में further classify होता है. पहले वो कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, सेकंड को हम इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, लास्ट वाले को जंप स्टेटमेंट बोलते हैं. ओके. सो कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपने सी में पढ़ा था, कौन कौन से स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाएंगे, कोई बता सकता है? If, else, Yeah. while, if else, while तो लूप में आएगा ना, because while the condition is not false, that will repeat again and again, right? So repetition जब भी होगा that is a loop or iteration. Condition का मतलब either this or that, either ये या ये. तो उसके लिए क्या क्या है? If is okay. यहाँ पे मैं condition के अंदर if, then if, nested if, if else, then nested if. तो उसका it is a part of if. Yeah, switch. तो पूर्ण statement. बस इतना ही है, तीन ही है. That what you're saying is ladder or what you're saying is nested. That is a part of that thing only. उसका ही part है.
So तीन ही statement है which comes under condition statement. One is called as if, other is called as if else, the third one is called as switch. Clear with that part? Is it clear? Yes. Yes, sir. Then for iteration, what is your while guesses? Iteration में क्या क्या आएगा? So by For, default, while, for do तो हमने while. देख लिया. Then while, and then the last one is called as do while. Okay, so iteration के Do अंदर भी while. तीन आएगा. Okay, and then for jump we have got a break statement. Okay, Continue. continue होगा and return. Okay, so इसमें भी तीन statement होंगे आपके. So 3 in all the category. So first category is called as condition. Condition will do what? It will jump. If the condition is true, it will jump to some other location. If the condition is false, it will jump to some other location. Okay. So कोई ना कोई एक branching होगा आपका with the help of condition. Iteration में instead of branching, what will happen? You will perform that iteration or perform that loop again and again. Okay. It depends on the condition that you have written. Whenever the condition is it becomes false, आपका जो loop होगा, it will break down and follow the normal execution. Okay. So उसके लिए आपको for होगा, while होगा, do while होगा. एंड अगर आपको नॉर्मल एग्जीक्यूशन को किसी भी तरीके से अगर आपको हॉल्ट करना है या जंप करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको दैट विल कम अंडर द जंप स्टेटमेंट. और जंप स्टेटमेंट में वी हैव गॉट ब्रेक, वी हैव गॉट कंटिन्यू एंड वी हैव गॉट रिटर्न. यू शुड बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास. फाइन. सो शुड वी स्टार्ट विद द इफ प्रोग्राम? टाइम हो गया ना ऑलमोस्ट. Yes, sir. ओके. सो मोस्टली मेरे ख्याल से आप सबको या सो लगभग मेरे ख्याल से ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं जो हम एक एक करके देखेंगे, लगभग आई थिंक यू आर अवेयर विद द सिंटैक्स. आई डोंट थिंक सो मुझे सिंटैक्स उतना समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बट स्टिल विल जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट. ओके. सो इफ क्या होता है? इफ के आगे देयर इज अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज जनरली द बूलियन एक्सप्रेशन. सो वो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? वेदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स. ओके. सो इफ इट इज ट्रू, लेट्स से इफ इट इज ट्रू, तो उसकी अगली जो लाइन होती है वो एग्जीक्यूट होती है. If it is false, the next line that is written after if, that would be skipped. Okay, is it clear? Yes, sir. So that is if. If else में क्या होगा? If the condition is true, if वाला part will get executed. If the condition is false, if वाला part will be skipped, and which part will get executed? Else part. So that is called as if else. Else. स्विच के अंदर क्या होगा? जो भी आपका कंडीशन से जो भी आपका केस होगा, दैट केस इज बीन आइडेंटिफाइड, सो वो केस का जो भी रिस्पेक्टिव कोड होगा दैट वुड गेट एग्जीक्यूटेड. सो इफ लेट्स से मेरे पास 5 केस है और मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ कि कोई भी 5 इनपुट पास करे, कोई भी एक इनपुट पास करे, एंड यूजर इज पुटिंग सम इनपुट्स, सो उससे क्या होगा? दैट ओनली पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हिच इज बीन सेलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव केस. ओके. So that is again called a switch. So it is checking the condition. If the condition matches to the respective code, so that part of the code will get executed. Next is for. For के अंदर the first one is called as iteration. Iteration के अंदर first is called as for. For के अंदर क्या होगा? आप initialize करते हो. The syntax for the for loop is first you need to initialize it. Second is we need to give a condition, and third is either increment or decrement operation. Okay. So ये तीन आपको वैल्यू पास करनी होती है. फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कंडीशन, थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन. सो ये आपका डिसाइड करेगा कि वो फॉर लूप कितनी बार चलेगा. ओके. उसके बाद देयर इज व्हाइल. व्हाइल में क्या होगा? व्हाइल द कंडीशन इज नॉट फॉल्स अंटिल दैट योर प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूअसली, या इट विल गेट इनटू लूप कंटिन्यूअसली. सो उस लूप में बार बार चलता रहेगा जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. Do while में क्या होता है? What is the difference between while and do while? Can you tell me? We can close it down after this. While में first skip नहीं होता, do while में first skip हो जाता है. While में first skip नहीं होता है, do while में skip हो जाता है. No. सर while में बाद में पहले वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है और बाद में कंडीशन चेक. Okay. Just tell me अगर कंडीशन ट्रू होगा, if कंडीशन ट्रू होगा, so while और do while में is there any difference? No. While में while में पहले रोक देगा, do while में पहले चेक होता है. No, don't say that. Just tell me अगर कंडीशन ट्रू होता है while और do while में कुछ डिफरेंस है? If the condition is true, there is no difference at all. अगर कंडीशन ट्रू है कोई भी डिफरेंस नहीं है. If
if the condition is false, let's say condition false है, so while और do while में क्या difference होगा? while में execute while नहीं में होगा और execute do while में हो जाएगा. Exactly. So do What while type? में at least एक बार condition execute होगी, whether it is false or it is true. Okay, so do while में एक execution होगा, whereas in case while it will not execute at all. Okay, so that is the only difference. If the condition is false, during that time only there is a difference between do while and while. Okay, अगर true है तो there is no difference at all. Fine with that? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So we'll Yes, be saying all this statement in the later part. Mostly मेरे ख्याल से next की जो 3-4 लेक्चर होंगे जावा के अंदर ज्यादातर स्टेटमेंट पे होंगे, बिकॉज जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ना, दैट इज लार्जर पार्ट ऑफ राइटिंग डाउन एनी प्रोग्राम, क्योंकि ज्यादातर आपको रिपीटेशन करना होता है, ज्यादातर आपको आइटरेशन यूज करना होता है, आपको ब्रांचिंग करनी होती है. ये सब तभी पॉसिबल है जब आपको कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आता है. ओके, एंड देयर आर ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स दैट विल बी सेइंग इन द लेटर पार्ट. जैसे कि अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर तभी पॉसिबल है, एडिशन तभी करोगे जब यूजर ऐड का बटन दबाएगा. ओके, तो ऐसा कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करता है, कि जो आपको सेलेक्ट करने के लिए मदद करता है कि ओनली वन पार्ट ऑफ द कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड, व्हिच Switch. एग्जैक्टली, तो हमें स्विच यूज करना पड़ेगा. सो अगर कोई भी जगह पे जहाँ पे अगर आपको एक स्पेसिफिक टास्क करना है, उस जगह पे आपको स्विच का प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा. ओके, सो कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, कितना भी छोटा प्रोग्राम हो, हर जगह आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की यूज करनी ही पड़ेगी. सो दैट इज व्हाई व्हेन यू गो टू कंपनी, द बिगेस्ट रोल और कोई भी बड़ा प्रोग्राम जब भी आप लिखते हो, उसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट आना इज कंपल्सरी, लाजमी. इट इज by default. You should know the basic of the control statement. Okay, so by that we'll be trying to and we'll discuss today's lecture. Is it clear? आज कुछ किसी को doubt है? Anybody has any doubt regarding today's lecture? No, sir. Okay, thank you guys. Thank you so much. You can leave now.